Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will start a series of घटना चक्र questions. So अब एक एक करके सारे वीडियोस को एक टाइम पे अपलोड किया जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलरली घटना चक्र का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। सो ये पहला वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग पॉलिटी का घटना चक्र उठाए हैं एंड पॉलिटी का हर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे स्टेट पीसीएस के लिए या साथ ही साथ स्टेट में होने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए वैसे वैसे चैप्टर को हम लोग पहले प्रायोरिटी वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मेरा पहला सेगमेंट पॉलिटी का रहेगा, उसके बाद देखते हैं हमें साइंस सेगमेंट उठाना है या फिर कौन सा अदर सेगमेंट। जैसा इसमें व्यूज़ रहेगा, जैसे लोग का डिमांड रहेगा वैसे वीडियोस को अपलोड किया जाएगा, ठीक है। सो पॉलिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर होता है, देखो हम लोग का सीक्वेंस क्या रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग जो घटना चक्र में आगे में जो सेगमेंट दिया होता है उससे हमारा क्या हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा उस टॉपिक का, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड डिटेल एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन करके हम लोग आगे निकल गए, नहीं, एक बार पढ़ेंगे बट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पॉलिटी में वो पंचायती राज है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है हर एग्जाम में वो हमारा पॉलिटी का पंचायती राज ही है, ठीक है। सो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। बेसिकली पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। पंचायती राज है ये क्या होता है, ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है। दो टर्म्स आता है, एक आता है फेडरलिज्म और एक आता है डिसेंट्रलाइजेशन। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेडरल फीचर कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। जैसे जो स्टेट में जो भी हमारा जो टैक्स वगैरह होता है कलेक्ट होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, स्टेट में जाता है, यूनियन कुछ टैक्स रखता है, उसके बाद वो स्टेट के पास ट्रांसफ़र होता है। उसी तरीके से जैसे जो पावर है, ठीक है, कि इस सब्जेक्ट पे कानून सेंट्रल लिस्ट बनाएगा, स्टेट लिस्ट बनाएगा, उसी तरीके से जो पावर है ग्राउंड लेवल पे, जो पावर का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो अपने लोगों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लोगों के द्वारा जो चुना जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। डेप्थ में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट कुछ टू द पॉइंट है, उसको एकदम ध्यान में रखना है कि पंचायती राज क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। इट ऑब्जेक्ट इज टू ब्रिंग द डेवलपमेंट टू द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। पंचायती राज का मेन एम क्या है, ग्रास रूट लेवल तक हमको क्या करना है, अपनी डेवलपमेंट को पहुंचाना है। देयर आर प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायती राज, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक कवर करता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पंचायती राज कितना से कितना में आता है हमारा, तो पार्ट 9 आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ। अगर आपको ट्रिक चाहिए हो कि 243 से लेके 243 आर्टिकल को कैसे हम रटे तो आप कमेंट में बताना, हम इसका वीडियो जरूर ले आएंगे, ठीक है। बहुत क्विक रिवीजन से हमारा सारा आर्टिकल कवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 16 न्यू आर्टिकल्स इन पार्ट 9, ठीक है। पार्ट 9 में 16 न्यू आर्टिकल जोड़े गए। 16 कैसे हो गया भाई, 243 से लेके 243 ए से लेके ओ तक है। ए से लेके ओ तक कितना अल्फ़ाबेट होता है, 15, और ये क्या हो गया 16। तो याद रखना है जो हमारा जो पंचायती राज है उसमें टोटल 16 न्यू आर्टिकल को ऐड किया गया पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो ग्राउंड लेवल पे भी थोड़ा पावर दिया गया है कि ग्राउंड लेवल पे जो भी वर्क है वो वहाँ के लोग कर सके। तो वो क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या पावर है उनको क्या क्या करने का, वो सभी कहाँ पे मेंशन है, हमारे 11 शेड्यूल में। तो याद रखना है 11 शेड्यूल में हमारे सारे पावर मेंशन है पंचायती राज से रिलेटेड, ठीक है। और टोटल सब्जेक्ट कितना आता है, टोटल सब्जेक्ट आता है 29, ठीक है। 11 शेड्यूल में पंचायती राज को ये पावर दिया गया है कि आप 29 लिस्ट जो मेंशन है 11 शेड्यूल में उस पर आप क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। कानून नहीं बना सकते, लाइक ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पंचायती राज जो है ये
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको कब मिला? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, कई बार 1992 और 1991 में कन्फ्यूज़न हो जाता है। याद रखना है कि 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे याद रखो, 3 है यहाँ 2 होगा, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पंचायती राज को क्या मिला? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायती राज इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लो। पंचायती राज जो होता है, जो लोकल डेवलपमेंट होता है, ये किसके लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट आता है, कॉन्करेंट या स्टेट? तो क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना है पंचायती राज जो है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत। पंचायत में कुछ जो होते हैं वो कंपलसरी प्रोविजन होता है, तो कुछ जो होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं। जो कंपलसरी होते हैं वो तो हर स्टेट को फॉलो करना है, बट जो वॉलेंट्री होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर विल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पावर होता है पंचायती राज को लेके वो किसके पास होता है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है कि रिजर्वेशन देना है, नहीं देना है, यहाँ लागू करना है, वहाँ लागू, ये सब जो होता है ये कौन देखता है? पंचायती का स्टेट लेजिस्लेचर देखता है, ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर टेक डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ पंचायत। पंचायत में पंचायत का इलेक्शन कब होगा, कितने लोग अपॉइंट होंगे, कौन सा स्टेट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, ये सब जो होता है ये कौन देखता है? स्टेट लेजिस्लेचर देखता है, ठीक है। इट कंडक्ट एवरी 5 ईयर, ठीक है। पंचायत का जो इलेक्शन होता है वो सेंट्रल इलेक्शन या फिर स्टेट इलेक्शन की तरह हर 5 साल पे होता है, ठीक है। There is a provisions to form a फाइनेंस कमीशंस टू रिव्यू द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द पंचायत। अगर हम सेंट्रल लेवल का बात करें तो सेंट्रल लेवल पे क्या होता है? हर 5 साल पे जो प्रेसिडेंट होती हैं वो क्या करती हैं? फाइनेंस कमीशंस को क्या करती है? नियुक्त करती है, अपॉइंट करती है। उसी तरीके से स्टेट लेवल पे जो क्या बोलते हैं पंचायत होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ होते हैं, उनमें जो फंड आ रहा है वो सही से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टेट से जो पंचायत है उनको कितना फंड एलोकेट होगा, ये सब डिसाइड कौन करता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन देखता है, जिसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम सभा इज फॉर्म्ड बाय द पीपल्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द विलेज। ग्राम सभा कौन होते हैं? तो ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट और एक होता है ना कि सरफेस होता है तुम्हारा किसका? पंचायत का। ग्राम सभा वो हर व्यक्ति होता है जो कि 18 साल से ऊपर है और वोट देने के लिए एलिजिबल है, वो व्यक्ति जो होता है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। इट्स जस्ट लाइक अ, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर में लोग चुन के जाते हैं, ठीक है, बट ग्राम सभा में वहाँ के लोकल लोग जो वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं वही तुम्हारा क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पे ये बनना चाहिए, यहाँ पे वो बनना चाहिए। तो ये जो होता है ना ग्राम सभा, इट जस्ट एक्ट लाइक अ लेजिस्लेचर, मतलब कानून बनाने वाला जो बॉडी होता है ना वो लोकल बॉडीज जो होता है वो ग्राम सभा होता है, ठीक है। इट फॉर्म्ड बाय द पीपल रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल। आर्टिकल 40 याद रखना है कि जो हमारा DPSP है, DPSP जो हमारा जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, इसमें आर्टिकल 40 आता है एक, ठीक है। आर्टिकल 40 जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। गांधी जी कहते थे आर्टिकल 40 में, गांधी जी का जो थॉट है, फिलॉसफी है, वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। गांधी जी के अकॉर्डिंग गाँव लेवल पे, जो लोकल लेवल पे है, वहाँ पे उनको पावर देना चाहिए ताकि वो अपना खुद का क्या कर सके? डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 40 है ये कहीं ना कहीं इन्फोर्स करता है किस चीज़ को? ये जो हमारा पंचायती राज है ये किस चीज़ को इन्फोर्स करता है? आर्टिकल 40 को। किस में मेंशन है? DPSP में मेंशन है, ठीक है। देख लो भाई, अभी अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग फटाफट करेंगे, ठीक है। इससे आपका चैप्टर जो होगा वो क्विक रिकैप हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज मेरे व्यूज़ नहीं है तो बनाने का भी मन नहीं करता है, ठीक है, बट स्टिल कंटिन्यू करते हैं। अब हम देख लिए हमारा पंचायती राज जो था उसके बारे में हम लोग ने डिटेल देख लिया। अब हम देखेंगे क्या पंचायती राज जो था वो सडनली बन गया? क्या पंचायती राज सडनली बना? नहीं भाई, सडनली इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला। बहुत सारे कमिटीज़ आई, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया एंड बहुत सारे रिकमेंडेशन के बाद एक बार कोशिश किया गया कि पंचायती राज को क्या किया जाए? कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया जाए। कौन सा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले कौन सा कोशिश किया गया था? तो याद रखना है 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, ठीक है, बट क्या हुआ? पास नहीं हो पाया,
ठीक है, जिसके वजह से उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला। ठीक है, तो याद रखना पीसीडीआर कौन है तुम्हारा, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कोशिश किया गया था। आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एक एक करके कौन सा कमेटी आया। सबसे पहले आता है बलवंत राय मेहता कमेटी। सो बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले कमेटी था जिसको गठन किया गया था तुम्हारा किस चीज़ को देखने के लिए। सो बलवंत राय मेहता कमेटी को बेसिकली लाया था तुम्हारा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, दो स्कीम चलता था। एक होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता था और एक आता था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आता था। इन दोनों को रिव्यू करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी को बैठाया गया था। ठीक है, और इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। उसमें इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि 3 टायर सिस्टम, जिसको हम लोग पंचायती राज सिस्टम कहते हैं, वो हमें क्या करना चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए। विलेज लेवल पे पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है उसको हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। बिकॉज जो कोर था, जो आइडियाज थे पंचायती राज का, वो सबसे पहले किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने। इसलिए बलवंत राय मेहता कमेटी को हम लोग आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज कहते हैं। ठीक है, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ पंचायती राज जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया, ठीक है, उसके बाद क्या सडनली पंचायती राज का गठन हो गया था? हाँ, कुछ जगह पे हुआ था। जैसे कि सबसे पहली बार जो पंचायत बना था वो कहाँ पे बना था, तो वो 1959 में 2 अक्टूबर को नगौरा जो विलेज है राजस्थान में, नगौरा विलेज जो है राजस्थान में, वहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ था, सबसे पहली बार पंचायती राज का गठन किया गया था। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे पहली बार जो गठन किया गया था पंचायती राज का वो कहाँ पे किया गया था, तो याद रखना है नगौरा डिस्ट्रिक्ट जो विलेज है राजस्थान में, वहाँ पे किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर फॉलोड राजस्थान में हुआ। राजस्थान के बाद कौन आया, फिर आंध्र प्रदेश आया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ पता नहीं। ठीक है, एक चीज़ याद रख लेना है, बलवंत राय मेहता कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में किया गया था। याद रखना है, डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1957 में इसका गठन हुआ था और इसने रिपोर्ट भी जनवरी के टाइम पे गठन हुआ था एंड नवंबर के टाइम पे इन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया था। ठीक 2 साल बाद तुम्हारा नगौरा डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में तुम्हारा पंचायती राज का गठन किया गया। बट जो पंचायती राज था वो एकदम सेम सिमिलर नहीं था ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कमेटी कौन आया, बलवंत राय मेहता कमेटी आया। कब आया था बताओ, कब आया था, 1957 में। डेट याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट कमेटी की बात करते हैं। सो नेक्स्ट कमेटी हमारा कहाँ है, पंचायत राज नेक्स्ट इसमें, हाँ ये है, देखो नेक्स्ट कमेटी जो आया था वो आया था अशोक मेहता कमेटी। कब आया था, 1977 में। तो याद रखना है बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद जो नेक्स्ट कमेटी आया था वो कौन था, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था उसमें इन्होंने कहा था कि 2 टायर सिस्टम बनाया जाए। ठीक है, जबकि बलवंत राय मेहता कमेटी में 3 टायर का बात किया गया था, इसमें 2 टायर का बात किया गया था और इसमें साथ ही साथ न्याय पंचायत बनाने का बात किया गया था, रिजर्वेशन देने का बात किया गया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बातें किए गए थे। बट और साथ ही याद रखना सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का बात था वो अशोक मेहता कमेटी में ही किया गया था। बट अशोक मेहता कमेटी को वैल्यू नहीं दिया जाता है क्योंकि सरकार जो थी वो गिर गई थी, जिसकी वजह से इसका रिकमेंडेशन खारिज कर दिया गया था। इसलिए अशोक मेहता कमेटी को हम लोग उतना रिमेंबर नहीं करते। बट स्टिल याद रखना है कब आया था, 1977 में अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी हो गया। उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट जीवीके राव कमेटी। नहीं लिखा हुआ इसमें, देखो कुछ कमेटी है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, पता नहीं आगे शायद क्वेश्चन में दिख जाए हम लोग को। एक आता है जीवीके राव कमेटी। ठीक है, जीवीके राव कमेटी जो है इसका भी गठन किया गया था। बेसिकली पहले क्या चलता था, एक स्कीम चलता था जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलता था। ठीक है, उसको देखने के लिए वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको देखने के लिए गठन किया गया था जीवीके राव कमेटी का। कब, 1985 में। तो याद रखना है 1985 में जीवीके राव कमेटी का गठन किया गया था। किसको देखने के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को देखने के लिए। ठीक है, ये दूसरा कमेटी है और इसने भी रिकमेंडेशन पंचायती राज को लेके दिया था। तो याद रखना है इस कमेटी का नाम भी। ठीक है, जीवीके राव कमेटी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है थंगोंग कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है थंगोंग कमेटी और एक आता है थंगोंग कमेटी। थंगोंग कमेटी से पहले ना एक छोटा छोटा 2 कमेटी आता है। एक आता है दंतवाला कमेटी, दंतवाला
वाला, ये देखो ये इसमें नहीं मेंशन है, इसको इसलिए मेंशन कर दे रहे हैं क्योंकि आगे चल के आई थिंक ये क्वेश्चन दिख जाए। ठीक है, तो कौन कौन सा कमेटी था एक बार ये हम लोग क्विक देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बलवंत राय मेहता कमेटी। कब आया था? याद रखना है 1957 में आया था। उसके बाद कौन सा आता है? अशोक मेहता कमेटी आता है। अशोक मेहता कमेटी कब आया था? 1977। डेट याद रखना, और जो हम रिपीट कर रहे हैं ना आप भी बोलते जाओ ताकि आपको भी क्या हो, याद हो। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ हाँ, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आता है हमारा दंतवाला कमेटी। याद रखना, दंत ये छोटा छोटा कमेटी है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन दे देता है, तो याद रखना है दंतवाला कमेटी। इसने भी रिकमेंडेशन दिया था किस चीज़ को लेकर? पंचायती राज को। कब आया था? ये जस्ट अशोक मेहता कमेटी के 1 साल बाद आया था। ठीक है, तो दंतवाला कमेटी। उसके बाद जीवीके राव कमेटी हम कब बोले थे? 1985 में। बट 1984 में एक और कमेटी लाया जाता है जो कि छोटा कमेटी आता है, इसका नाम है हनुमंता कमेटी। ठीक है, हनुमंता कमेटी। ठीक है, हनुमंता कमेटी कब आया? 1984 में आया। और 5वां नंबर पे आता है हमारा 1985 में क्या आता है? जीवीके राव कमेटी। जीवीके राव कमेटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एल.एन. सिंघवी कमेटी। एल.एन. सिंघवी कमेटी। ठीक है, एल.एन. सिंघवी कमेटी कब आता है? तो एल.एन. सिंघवी कमेटी ठीक 1 साल बाद 1986 में आता है। ठीक है, अब एल.एन. सिंघवी कमेटी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। एल.एन. सिंघवी कमेटी जो है ये पहला कमेटी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिकोगनीशन मिले ये बात किया है। तो याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकोगनीशन पंचायती राज को देने का बात किया था, वो एल.एन. सिंघवी कमेटी था। अशोक मेहता कमेटी नहीं करते हैं क्योंकि अशोक मेहता कमेटी क्या हो गया था? गिर गया था। हाँ, मतलब सरकार गिर गई थी तो उसका कमेटी का रिकमेंडेशन नहीं एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, तो याद रखना एल.एन. सिंघवी कमेटी में क्या था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का बात किया था, साथ ही साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये सब भी एल.एन. सिंघवी कमेटी का ही रिकमेंडेशन था। उसके बाद 2 कमेटी आता है, थंगोंग कमेटी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थंगोंग कमेटी कब आता है? ये तुम्हारा 1988 में आता है। और जो तुम्हारा लास्ट कमेटी आता है गाडगिल कमेटी। गाडगिल कमेटी ये कब आता है? तो गाडगिल कमेटी भी 1988 में आता है। ठीक है, तो याद रखना है हमारा जो लास्ट कमेटी था वो गाडगिल कमेटी था, एंड जो भी रिकमेंडेशन लिया गया है, जो भी आज हमारा पंचायती राज का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो गाडगिल कमेटी का रिकमेंडेशन पे है। ठीक है, तो याद रखना है गाडगिल कमेटी के रिकमेंडेशन पे है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम फिर से दिखवा देते हैं कौन कौन सा था। बलवंत राय मेहता कमेटी कब आया? 1957। अशोक मेहता कमेटी 1977। दंतवाला कमेटी 1978। हनुमंता राव कमेटी 1984 और जीवीके राव कमेटी 1985। 1986 में एल.एन. सिंघवी कमेटी, थंगोंग कमेटी एंड गाडगिल कमेटी दोनों ही 1988 में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा, कमेटी वगैरह सारा हो गया है। हाँ देखो, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243D वुमेन आर 1/3 रिजर्वेशन इन ऑल द लेवल। 3 लेवल होता है पंचायत में। ठीक है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट सबसे ऊपर, उसके नीचे क्या होता है? ब्लॉक होता है, एंड सबसे नीचे क्या होता है? विलेज पंचायत होता है। तो विलेज पंचायत पे एक मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी मेंबर होता है, यहाँ पे भी चेयरपर्सन होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी मेंबर और यहाँ पे भी चेयरपर्सन होता है। ठीक है, याद रखना है कि जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक वाला कमेटी होता है, ठीक है, इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं ना, चेयरपर्सन जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जबकि तीनों लेवल पे जो मेंबर वाला पोजीशन होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। बट विलेज लेवल पे जो चेयरमैन वाला पोर्शन होता है ये डायरेक्टली इलेक्टेड हो या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, ये डिसीजन कौन लेगा? स्टेट लेजिस्लेचर लेगा। ठीक है, याद रखना है कि तीनों लेवल पे चाहे मेंबर पोस्ट हो या फिर चेयरमैन पोस्ट हो, तीनों लेवल पे जो मेंबर हो या चेयरमैन हो, इन तीनों लेवल पे 1/3 जो रिजर्वेशन है सीट का वो किसको दिया गया है? महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे SC और ST कम्युनिटी को भी दिया गया है, बट ओनली द पोजिशन ऑफ मेंबर, नॉट द चेयरपर्सन। ठीक है, चेयरपर्सन पे देना है तो ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 21। ठीक है, तो मिनिमम एज, अगर पंचायत का इलेक्शन लड़ना है, पंचायत का मेंबर बनना है, सरपंच बनना है, तो मिनिमम एज आपका क्या होना चाहिए? 21 होना चाहिए। ठीक है,
अच्छा आप बताओ तो, अगर हमको लोकसभा का इलेक्शन के लिए लड़ना है तो उसमें हमारा मिनिमम एज क्या होना चाहिए? ठीक है, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, नेक्स्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है ये गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल अर्बन बॉडीज। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जो 74th है, आई थिंक इसी में है क्या, देखते हैं सर, इसी में है। ठीक है, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे रिलेटेड है? तो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो रिलेटेड है तुम्हारा लोकल अर्बन लोकल बॉडी से। ठीक है, जैसे 73rd जो है ये पंचायत विलेज यानी रूरल लेवल पे है, उसी तरीके से लोकल लेवल पे तुम्हारा क्या है, म्यूनसिपैलिटीज आता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। एक चीज़ यहाँ पे बता देते हैं हम, इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा ये बता देते हैं कि जो तुम्हारा पंचायत है वो 1992 में तो आया था, बट इन्फोर्स कब होता है? तो 1 अप्रैल 1993 में तुम्हारा क्या होता है, पंचायत क्या होता है, इन्फोर्स होता है। 1 अप्रैल 1990 तुम्हारा 3 में क्या होता है, पंचायत को इन्फोर्स किया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, हम 1 अप्रैल लेंगे, 24 अप्रैल है, यही डेट हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा था। ठीक है, तो याद रखना है 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज जो है इन्फोर्स में आता है, इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को एज अ पंचायती डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। ठीक है, सो पंचायत से क्वेश्चन तो हो गया। ये आ जाता है म्यूनसिपैलिटीज़ का। तो म्यूनसिपैलिटीज़ में 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया है, चल क्यों नहीं रहा है, म्यूनसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया है। ठीक है, 1992 में भी ये इन्फोर्स किया गया था। आई थिंक ये 1 जून को इन्फोर्स में आया था 1993 का। तो एक बार ये चेंज चेक कर लेना, डेट एग्जैक्ट है कि नहीं, जून तो होगा, डेट का हमको थोड़ा डाउट लगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12 शेड्यूल जो है वो डील करता है म्यूनसिपैलिटीज़ को। म्यूनसिपैलिटीज़ में क्या क्या कानून है, मतलब जो डेवलपमेंट के लिए लागू किया जाएगा वो तुम्हारा क्या है, 12 शेड्यूल में मेंशन है। टोटल 18 सब्जेक्ट है, सॉरी 18 लिस्ट है, जो कि 18 लिस्टेड आइटम्स है जो कि मेंशन है तुम्हारा किस में, 12 शेड्यूल में। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 243 डी, 243 जी में पंचायती राज का मेंशन है, और 243 डब्ल्यू में तुम्हारा क्या है, म्यूनसिपैलिटीज़ का जो 11 शेड्यूल में जो लिस्ट है वो मेंशन है तुम्हारा 243 डब्ल्यू में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ बॉडीज इंक्लूडेड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। देखो यहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटीज़ होता है, म्यूनसिपैलिटीज़ जो होता है, सॉरी वर्क नहीं कर रहा, जो म्यूनसिपैलिटीज़ होता है, जो हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ होता है ना, म्यूनसिपैलिटीज़ जो होता है ये हमारा 3 तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, एक होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है जो कि बहुत बड़ा बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे जो तुम्हारा लोकल बॉडीज़ होती है, अर्बन बॉडीज़ होती है, उसको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में नगर निगम भी कहते हैं। ठीक है, और अरे ये पेन नहीं चल रहा है ना, ठीक से नहीं दिख रहा, सॉरी। फिर आता है म्यूनसिपल काउंसिल। तो म्यूनसिपल काउंसिल जो होता है वो ऐसा एरिया में होता है जहाँ पे अभी अभी क्या हुआ है, वो थोड़ा बहुत डेवलप्ड हुआ है, वो अर्बन एरियाज़ क्या हुआ है, अर्बन एरियाज़ की तरह डेवलप हुआ है। वहाँ पे जो क्या बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है उसको म्यूनसिपल काउंसिल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट आता है तुम्हारा नेक्स्ट क्या आता है भाई, एक म्यूनसिपल काउंसिल होता है, नगर करके होता है ना, म्यूनसिपल नगर करके। अच्छा 1 मिनट हम चेक करके बताते हैं। हाँ, नगर पंचायत ही होता है। ठीक है, तो ऐसा एरियाज जो अभी अभी रिसेंट डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा है, वो रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, वहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नगर पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ये 3 होता है, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये 3 होता है। नेक्स्ट आता है टोटल 8 तरीके का लोकल अर्बन बॉडीज़ होता है, जैसे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट एंड पर्पस स्पेशल पर्पस एजेंसी। ठीक है, तो याद रखना है टोटल 8 तरीके का अर्बन लोकल बॉडीज होता है। ठीक है, टोटल 8 तरीके का लोकल अर्बन बॉडीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
74 Constitutional Amendment Act provide the 3 types of municipalities: municipal corporation, municipal council and नगर पंचायत. ठीक है. All the members of the municipalities are elected by the people एरिया डायरेक्टली. ठीक है. तो म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशंस होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या फिर ये तीनों में से कोई भी होते हैं, वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग वार्ड कहते हैं, वो सब क्या होते हैं, लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं. उनका टेन्योर 5 साल का होता है, बट अगर टेन्योर से पहले ही उनकी सरकार गिर जाती है तो वो अगर न्यू मेंबर आया है चुन के, तो वो क्या होगा, ओनली लिमिटेड जो लेफ्ट टाइम है उसके लिए ही क्या होता है, वो एलिजिबल होता है आगे प्रोसीड करने के लिए. स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है, उनके पास अधिकार होता है कि वो डायरेक्ट कंट्रोल ले, मैनेज करे इलेक्शंस को, म्यूनसिपैलिटीज़ और साथ ही साथ रूरल में तुम्हारा पंचायती का. द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243I टू रिव्यू फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़. ठीक है. तो आर्टिकल 243 जो है, आई जो है, वो डील करता है फाइनेंस कमीशन को. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होता है, इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243Z(D)(1. ठीक है. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू कंसोलिडेट द प्लान प्रिपेयर्ड बाय द म्यूनसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट एंड ड्राफ्ट प्लान्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल डेवलपमेंट. जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डेवलपमेंट होता है, जो प्लान किया जाता है, जो प्रोजेक्ट वगैरह लाया जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी लाती है, जो कि आर्टिकल 243Z(D) के अंदर आता है. 243ZE जो होता है, ये मेट्रोपॉलिटन जो एरिया होता है, वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटीज होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है वहाँ के डेवलपमेंट और ड्राफ्ट के लिए. ठीक है. फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वॉज इस्टेब्लिश इन मद्रास 1688 में. तो याद रखना है, सबसे पहला जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बना था वो कहाँ पे बना था भाई, सबसे पहला जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन था वो कहाँ पे बना था, वो बना था तुम्हारा मद्रास में 1688 में. लॉर्ड रिपन जो है, इसको हम लोग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है. तो याद रखना, लॉर्ड रिपन को हम लोग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं. लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड क्या है भाई, बताओ. 1880 से 1884 तक है. ठीक है. हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग लॉर्ड रिपन के बारे में भी पढ़ेंगे. चलो, अब हमारा जो क्विक रिकैप था चैप्टर्स का, वो हम लोग ने कवर कर लिया है. देखते हैं कितना टाइम कवर हुआ है हमारा. 27 मिनट टोटल. आधा घंटा में हम लोग ने पूरे चैप्टर को रिकवर किया है, रिवाइज किया है. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फटाक से क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे. ठीक है. 1 मिनट हमको दीजिए. एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वो हम बता देते हैं. जो वार्ड कमेटी बनता है, जैसे हमारा क्या होता है, लोकल को जो चुनते हैं वहाँ पे क्या होता है, वार्ड होते हैं. तो जो वार्ड कमेटी होते हैं, ठीक है, वार्ड कमेटी जो होता है, जहाँ पे जिस स्टेट में, ठीक है, जिस म्यूनसिपैलिटीज़ में क्या होता है, 3 लाख पॉपुलेशन से, याद रखना 3 लाख पॉपुलेशन से, अगर पॉपुलेशन क्या है, 3 लाख से अगर पॉपुलेशन अधिक है, तो वहाँ पे एक या एक से अधिक वार्ड कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है. तो याद रखना है कि जहाँ पे 3 लाख या 3 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन है, वहाँ पे एक या एक से अधिक वार्ड कमेटीज़ बनाई जा सकती हैं. ठीक है. ये डेटा थोड़ा सा याद रख लेना. आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. हमको 2 मिनट दे दो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे. ठीक है. हाँ, तो स्टार्ट करते हैं. एक एक क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे. हु स्पीक इंडियाज. तो आप लोग रेडी है. चलो, अब फटाक से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे. ठीक है. जहाँ पे डेप्थ एक्सप्लेनेशन का नीड होगा वहाँ पे डेप्थ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा. जहाँ पे नीड नहीं होगा वहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन विद आंसर करके निकलेंगे. ओके. आप लोग को भी आंसर कमेंट सेक्शन में देना है. Who speak of India's self-reliant social system, the ruler system in India is tiny republic. तो ये जो बात है कि इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम तो है, बट इंडिया का जो रूलर सिस्टम है वो टाइनी रिपब्लिक है. ये बात किसने कही थी, तो ये बात चार्ल्स मेटकैल्फ ने कही थी. किसने कही थी, चार्ल्स मेटकैल्फ ने कही थी. इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट एग्जाम में आया हुआ है. तो याद रखना है कि किसने ये बात कही थी कि हमारा जो रूलर सिस्टम है वो टाइनी रिपब्लिक है. ये चार्ल्स मेटकैल्फ ने किया था. ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. और एक क्वेश्चन को हम लोग 2 बार रिपीट करेंगे ताकि हमारे दिमाग में घुसते चला जाए. ठीक है. नेक्स्ट, हु वॉज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो फादर है वो किसको कहा जाता है हमारे इंडिया में, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है. अभी हम लोग ने पढ़ा था 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं.
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। तो कौन सा आर्टिकल हमें ये जानकारी देता है कि हमें विलेज पंचायत, कौन सा आर्टिकल गवर्नमेंट को ये रिकॉग्नाइज कराता है, याद दिलाता है कि आपको विलेज पंचायत बनाना है। तो हम बताए थे ना, DPSP आर्टिकल 40। ठीक है, तो आर्टिकल 40 जो है ये बात कहता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, आर्टिकल 40। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा एग्जाम में आया था ये, देखो BPSC का क्वेश्चन है ये, याद रखना। नेक्स्ट, आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज द स्टेट टू वर्क। आर्टिकल 40 क्या जानकारी देता है स्टेट को कि क्या करना चाहिए, टू ऑर्गेनाइज अ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत बनाइए। ये बात कौन कहता है, आर्टिकल 40 कहता है। किसको, स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब हो जाता है गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट, पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर। तो बताओ कि पंचायती राज जो ऑर्गेनाइज किया गया है यूनिट एज अ, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, ये किसके अंदर, बार बार बोल रहे हैं, DPSP, सॉरी DPSP के अंदर आता है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। ठीक है, इनफोर्स में कब आया था, 24 अप्रैल, ठीक है, 1993 में, याद रखना है। और ऐसे हड़बड़ाना नहीं चाहिए जैसे हम हड़बड़ा गए। ठीक है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़े एंड देन उसको प्रॉपर आंसर करें। देखो BPSC का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर देते हैं। तो पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, किस आर्टिकल के तहत लाया गया है, मतलब किस अमेंडमेंट के तहत लाया गया, 73rd। DPSP में इसका जिक्र है आर्टिकल 40 में, बट वहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, when was थर्ड टीयर एडेड इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। तो इंडियन फेडरल सिस्टम में थर्ड टीयर कब ऐड हुआ है, 1993 में ऐड हुआ है। देखो 1992 में इसको लाया गया है, बट इनफोर्स में कब आया है, 1993 में आया है। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड टीयर कब ऐड हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। ऐड तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के साथ 1992 में ही हो गया था ना, बट इनफोर्स में तो इतना में आया। ठीक है, ऐड हुआ है। ठीक है, इंडियन फेडरल फीचर में मतलब हर स्टेट कब इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो ये ऑर्डर आया था 1993 में। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर 1993 होगा। नेक्स्ट आते हैं, द प्रोहिबिशंस रिगार्डिंग पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज वर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1993। ठीक है, जो पंचायती है और जो म्यूनसिपैलिटीज़ है, इसके बारे में जो भी बातें की गई हैं वो हमारे इनफोर्स में कब आया, तो वो 1993 में आया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 1992 है, बट इनफोर्स में 1993 में आया है दोनों। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा गलती है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें देखो ट्रू पूछा है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74 जो है ये 3 टीयर सिस्टम ऐड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो सही है। बट ये जो सिस्टम कॉपी किया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो पंचायती राज हो या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ हो, ये फॉर्मुलाइज रिकोगनाइज किया गया था तुम्हारा आर्टिकल 40 से। ठीक है, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिकोगनिशन देता है पंचायत को, तो नहीं, ये म्यूनसिपैलिटीज़ को देता है। तो ये वाला आंसर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये देखो BPSC का क्वेश्चन है ये, द लेजिस्लेटिव origin of the 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसी का हम बात कर रहे थे भाई, इसी का हम बात कर रहे थे। तो देखो हम बताए थे ना, 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था तुम्हारा, ये डेटेड है पुराना। ठीक है, तो 73rd से पहले 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में कोशिश किया गया था तुम्हारा किस चीज़ को लाने का, पंचायती को लाने का। ठीक है, तो एकदम याद रखना है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले तुम्हारा 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में कोशिश किया गया था तुम्हारा किसको, पंचायत को लाने का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 64th में तुम्हारा कोशिश किया गया था किसको, पंचायत को लाने का, और याद रखना 65 में कोशिश किया गया था तुम्हारा किसको, म्यूनसिपैलिटीज़ को लाने का। ठीक है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सबको पता है भाई, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following amendment to the constitutions, Indian constitutions, provide the constitutional status to the पंचायती राज। तो पंचायती राज
सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस अमेंडमेंट के तहत मिला था? 73rd के तहत मिला था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या करता है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एस्टेब्लिश करता है पंचायती राज सिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायत को किसके तहत मिलता है? 243 के तहत मिलता है। 243 से लेके 243 ओ तक हमारा पंचायती राज डील करता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या बताना है? सर्च एंड रीजन। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज कंसिडर्ड टू द वाटरशेड इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कन्फर्ड द मच कन्वर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन पंचायत। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये मस्ट कन्फर्ट कर दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया पंचायत को। ठीक है, एक वाटरशेड की तरह तुम्हारा एक्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या? बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है 2022 का। देखो हम लोग अभी तक जितना भी क्विक रिकैप किए हैं उसमें से ही सारा क्वेश्चन हमारा देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। एक चीज़ ये याद रख लेना, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये किस सरकार के टाइम पे आया है? तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के टाइम पे आया है। याद रखना है कि इनफोर्स में कब आया है? 24 अप्रैल 1993 में आया है। और वो कब आया है? 1 जून 1993 में आया। ठीक है, इस दिन हम लोग पंचायती डेज भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते जाएंगे। ठीक है, और हमारा पूरा पंचायत राज देखो हम लोग झटके से ख़त्म कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? अभी बताए थे कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। राजीव गांधी के टाइम पे 64 और 65 लाया गया था, जो कि पास नहीं हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, विच आर्टिकल्स गिव द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? अभी हम बताए थे ये जो 29 फंक्शन है ये किस में आता है? पंचायत का जो बात करेंगे तो ये आर्टिकल 243 जी में आता है। तो ऐसे याद रखो, जी फॉर गुड्स, जी फॉर क्या होता है? गुड्स। गुड्स मतलब आइटम, आइटम। गुड्स मतलब क्या होता है? आइटम। ठीक है, तो आइटम कहाँ पे मेंशन है? 29 आइटम कहाँ पे मेंशन है? 11 शेड्यूल में। ठीक है, तो ये हो गया पंचायत के लिए। एक मिनट, ये हो गया पंचायत के लिए। म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए क्या बताए थे? 243 डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वुड, ऐसे याद रखो, गुड वुड, गुड वुड। तो वुड से गुड कर लो एंड गुड से फिर रट लो भाई कि ये क्या है? म्यूनसिपैलिटीज़ का आइटम है, मेंशन है। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर है? किस में मेंशन है? कि 243 जी में। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर पूरा आर्टिकल को रिमेंबर करना है, ट्रिक्स चाहिए, तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम इसका भी वीडियो ले आएंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज़ प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है? होल्डिंग ऑफ रेगुलर इलेक्शंस टू पंचायत। डेफिनेटली हर 5 साल पे पंचायत का इलेक्शन होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन ऑल लेवल, बताए थे 1/3 सीट जो है वो वुमेन को मिलेगा ऑल लेवल पे, चाहे मेंबर पोस्ट हो या फिर चेयरमैन पोस्ट हो। मैंडेटरी ट्रांसफर ऑफ फंड टू पंचायत एज रिकमेंडेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। ट्रू, स्टेट फाइनेंस कमीशन में क्या होगा? तुम्हारा फंड ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, देखो मैंडेटरी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन हो या सेंट्रल फाइनेंस कमीशन हो, वो जो भी रिकमेंडेशन देता है वो गवर्नमेंट को बाइंडिंग नहीं होता है, वो एडवाइजरी होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंडेटरी ट्रांसफर ऑफ पावर टू पंचायत रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ 11 शेड्यूल, ये ट्रू है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है एंड देन वो मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है भाई। तो हमारा आंसर है, अच्छा ऑल 4 है, तो ये होगा, ये होगा तब। बट ऐसे हमको जहाँ तक पता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन हो या फिर सेंट्रल फाइनेंस कमीशन हो, उसने जो रिकमेंडेशन दिया है वो क्या होता है? सरकार को बाइंडिंग नहीं होता, बट एडवाइजरी सरकार मानती है। ठीक है, तो इसको भी अब जैसे इसमें दिया है तो वैसे ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंडेटरी ट्रांसफर ऑफ फंड, ऐसे फंड का ट्रांसफर होगा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है फंड जो है वो पंचायत को देगी, और ये रिकमेंडेशन तुम्हारा क्या कौन देगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन देगा। बट हमको यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है, मैंडेटरी ट्रांसफर
अगर आप लोग को पता हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में इसको थोड़ा सा बताना, ठीक है। जहाँ तक हमको पता है तो मेरे आइडिया पे तो यही है, बट आपको अगर पता है तो बताना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर तो ऑल 4 दिया हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देख लो यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना है, जो फंड का ट्रांसफ़र होता है, जो फाइनेंस कमीशन होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये 243 आई में आता है, ठीक है। ऐसे याद रखो, आई फॉर क्या होता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कौन बनाएगा भाई, कौन लेगा पैसा, फाइनेंस कमीशन लेगा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो आई फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स यानी फाइनेंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट आता है, functions to be assigned to पंचायत by the 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर मेंशन इन। तो जो भी लिस्ट है वो कहाँ पे मेंशन है, वो 11 शेड्यूल में मेंशन है। एंड म्यूनसिपैलिटीज़ का किस में मेंशन है, 12 शेड्यूल में। 13 शेड्यूल है नहीं। 10 शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफ्लेक्शन है। क्या है, एंटी डिफ्लेक्शन, दल बदल कानून, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर प्रोवाइडेड इन 11 शेड्यूल। तो 11 शेड्यूल में कितना सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट है, और म्यूनसिपैलिटीज़ में कितना है, 18 है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 11 शेड्यूल। जब आप लक्ष्मीकांत ओपन करोगे, यहाँ पे अभी हम नहीं बता सकते बिकॉज बहुत सारे, ये 29 लिस्ट है, तो 29 लिस्ट में कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि वो तुम्हारा पंचायती लिस्ट में आते हैं कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि लाइब्रेरी जो है ये पंचायत लिस्ट में आता है। फ्यूल एंड फोडर पे जो कानून है ये पंचायती राज बना सकता है। रूरल स्पोर्ट पे जो कानून है ये पंचायती राज नहीं बना सकता है। टेक्निकल ट्रेनिंग जो होता है इस पे पंचायती राज बना सकता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मोर देन एवब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नॉट पूछा है तो नॉट कौन हो जाएगा, ऐसे अगर पूछता कि कौन कौन आता है तो वो हो जाएगा, बट यहाँ पे नॉट पूछा है तो रूरल स्पोर्ट्स जो है वो पंचायती राज के जो 29 सब्जेक्ट हैं उसमें नहीं आता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-4 बार यही सेम डिटो क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो याद रखना है क्या क्या आता है, लाइब्रेरी आता है, फ्यूल एंड फोडर आता है, एंड टेक्निकल ट्रेनिंग आता है, ठीक है। रूलर स्पोर्ट्स नहीं आता है, बट डालो रूलर स्पोर्ट्स नहीं आता है, रूलर स्पोर्ट्स नहीं आता, ऐसे बोल बोल के डालो, ठीक है, ताकि याद रहे। नेक्स्ट आते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग ऑथराइज टू मेक द प्रोहिबिशंस विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशंस ऑफ पंचायत। तो पंचायत में कितने लोग होंगे इसका बारे में कौन करेगा, बताए थे ना भाई, जो भी पंचायत रिगार्डिंग जो भी चीज़ होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत। तो पंचायत में कंपोजिशंस को लेके कौन सी बातें सही नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द, पहले देख लो कौन सही नहीं है, ठीक है। द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ में प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत। अभी बात किए कि पंचायत में कंपोजिशन कितना होगा कितना नहीं होगा, ये सब से रिलेटेड जो भी कानून है वो कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। तो ये बात तो सही है। और याद रखना जो पंचायत में जो कंपोजिशन होता है ये किस में आता है, 243 सी में आता है, सी फॉर कंपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट, अ ग्राम सभा शैल बी एक्सरसाइज इट पावर एट द विलेज लेवल। हाँ भाई, ग्राम सभा तो विलेज लेवल पे ही पावर एक्सरसाइज करती है, ठीक है, ट्रू है। ग्राम सभा में वो हर मेंबर आते हैं जो कि 18 साल से क्या है, ऊपर है। इसको एज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, ईच स्टेट विल कॉन्टिन्यूज पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखो ये चीज़ थोड़ा गलत है, ठीक है। तो हैंग कर गया था थोड़ा सा फ़ोन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ईच स्टेट विल कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये फॉल्स हो जाता है क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन 20 लाख से क्या है, कम है, जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है 20 लाख से कम है, वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल जो है वो स्किप किया जा सकता है, ठीक है, स्किप किया जा सकता है। तो याद रखना है कि जहाँ पे 20 लाख पॉपुलेशन से आबादी कम है तो वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल क्या किया जाता है, स्किप किया जाता है। तो हर स्टेट में तीनों लेवल का जरूरी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल नहीं होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। बट लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं हम लोग, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल शॉल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट इन द स्टेट हैविंग पॉपुलेशन नॉट एक्सीड 20 लाख। क्या बोल रहा है,
देखो वही बात बोला, नॉट एक्सीड 20 लाख, जहाँ पे पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल नहीं बनाया जाएगा। तो ये बात भी लिखा गया है हमारे पंचायत में। तो ये हो गया हमारा आंसर सी, ठीक है। तो याद रख लेना कितना लाख से कम होना चाहिए पॉपुलेशन, 20 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायत राज सेटअप। तो पंचायत राज में किस तरीके का गवर्नेंस चलता है, 2 टायर, सिंगल टायर, नहीं भाई 3 टायर सिस्टम चलता है ना, क्या चलता है हमारा 3 टायर सिस्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 टायर सिस्टम, लोकल बॉडीज एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 4 टायर सिस्टम लिखा है, देखो IAS का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन आ गया, मिनिमम पॉपुलेशन कितना बिलो होना चाहिए कि इंटरमीडिएट लेवल को क्या किया जाए, नॉट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। ये कितना है 20 लाख पॉपुलेशन, 20 लाख पॉपुलेशन से अगर पॉपुलेशन आबादी कम है तो वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है। बार बार हेड कर रहे हैं, 20 लाख से एक्सीड नहीं है पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट आते हैं, विथ रेफरेंस टू द with reference to the panchayat, which of the following statement is not correct? 50% seat shall be reserved for the women for SC and ST community of SC and ST community। 50% बोला क्या था भाई, 50% बोले थे हम, नहीं कितना बोले थे 1/3 बोले थे। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाता है फॉल्स, ठीक है। ट्रू बोलना है, करेक्ट बताना है। ग्राम सभा इज अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट ऑल द पर्सन्स लिविंग इन द विलेज, ऑल द पर्सन्स, नहीं भाई ऑल द पर्सन्स नहीं बोले थे, जो इलेक्टोरल रोल में एलिजिबल है वो। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। देयर विल बी द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, देयर विल बी अ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, ये ट्रू है, पंचायत में इंटरमीडिएट लेवल होता है। बट यहाँ पे वो अगर लिख देता ना 20 लाख से पॉपुलेशन से कम है तो वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल होता है, तो ये फिर गलती हो जाता, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा। UPPSC का रीसेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 5 साल 6 साल पुराना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत इन इंडिया इज 5 ईयर फ्रॉम, हाँ ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। जैसे 5 साल का उनका टेन्योर होता है, कब से कब तक, ठीक है, कब से होता है, स्टार्टिंग कब से स्टार्ट हो जाता है कि आपका अब से 5 साल स्टार्ट है। तो द डेट ऑफ शेड्यूल डेट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग, जब पहली बार पंचायत जो है अपना पहला मीटिंग कंडक्ट करती है उस दिन से लेके 5 साल तक पंचायत का टेन्योर माना जाता है। तो याद रखना, डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन भाई नहीं, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट नहीं, इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेरेशन से नहीं होता ना, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद लोग ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है। डेट ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं भाई, ओथ लेने के बाद पहला मीटिंग पे जब बैठते हैं उस दिन से लेके 5 साल तक उनका टेन्योर होता है। तो याद रखना शेड्यूल डेट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है भाई, इलेक्शन वॉज हेल्ड इन, देखो इलेक्शन वॉज हेल्ड इन 20 जनवरी 2014, ठीक है, फ्रॉम द ग्राम सभा पंचायत। इट फर्स्ट मीटिंग वॉज 10 फरवरी, कब हुआ पहला मीटिंग 10 फरवरी को 2014 को, ठीक है। देयर आफ्टर ग्राम सभा वॉज डिजॉल्व 20 फरवरी 2016 को डिजॉल्व हो गया। तो इलेक्शन वॉज कंडक्टेड इन 15 मई 2016, न्यू ग्राम सभा पंचायत वॉज द फर्स्ट मीटिंग इज इतना शैल बी द टेन्योर ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राम पंचायत। देखो ग्राम पंचायत जो होता है उसका 5 साल का टेन्योर होता है, बट अगर सरकार पहले ही गिर जाती है तो उस केसेस में जो न्यू सरकार बन के आती है वो उतना ही 5 साल के लिए ही, जो 5 साल का टेन्योर है, जैसे कि फर्स्ट ग्राम सभा, पहला बार जो ग्राम सभा इलेक्ट होके आया उसका पहला मीटिंग 10 फरवरी 2014 को था, तो इसका 5 साल का टेन्योर कब होगा 10 फरवरी 2019 को होगा, ठीक है, 10 फरवरी 19 को होगा। तो सरकार बीच में गिरे उठे जो हो, बट टेन्योर यहीं तक रहेगा, और जो न्यू सरकार चुन के आएगी वो भी टेन्योर इतना ही तक कंप्लीट करेगी। तो व्हाट शैल बी द टेन्योर ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ग्राम पंचायत, तो न्यू टेन्योर क्या होगा, तो 10 फरवरी 2019 ही होगा, ठीक है। याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ईजी था बट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये वाला आप लोग को पढ़ के हम बता देते हैं जरा सा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत 5 साल का जो टेन्योर होता है, हर
पंचायत में होता है, ठीक है। अगर डिसॉल्व कंप्लीशन से पहले है, मतलब 5 साल का टेन्योर से पहले डिसॉल्व हो गई है सरकार, तो पंचायत जो कॉन्स्टिट्यूट होगा, न्यू सरकार बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ जो ड्यूरेशन लेफ्ट है उसी के लिए कंटिन्यू करेगी, वो प्रॉपर 5 साल के लिए कंटिन्यू नहीं करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इफ द पंचायत इज डिसॉल्व्ड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द पंचायत इज डिसॉल्व्ड इलेक्शंस आर हेल्ड विद इन, ठीक है, अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाता है तो इलेक्शन को कितने मंथ के अंदर कंडक्ट करा देने का कंपलसरी है, तो 6 मंथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर दूसरा इलेक्शन कंडक्ट हो जाना चाहिए। बट कंडक्ट होके जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिमेनिंग पीरियड के लिए ही इलेक्टेड होगा। अगर डिसोल्यूशन जो है लोकसभा का मतलब लोकसभा बोल रहा है, पंचायती राज का अगर डिसोल्यूशन 6 महीना पहले, जैसे इलेक्शन 10 फरवरी था ना 2019, 10 फरवरी 2019 को उसका टेन्योर खत्म हो रहा है, और 6 महीना पहले ही क्या होता है, सरकार अगर डिसॉल्व हो जाती है तो उस केसेस में इलेक्शन कंडक्ट कराने का कोई भी नेसेसरी नहीं है कि 6 महीने के अंदर करा दो, ठीक है। जो नेक्स्ट इलेक्शन का डेट आएगा वो 10 फरवरी 2019 के बाद ही आएगा, ठीक है। हैं क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्या बोल रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये स्टेट वाला है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, ये छत्तीसगढ़ का होगा जरूर, तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि हर स्टेट के अकॉर्डिंग हर स्टेट का अलग अलग ये रहता है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंसर्न अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कौन सा फंक्शन नहीं आता है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ आता है, ठीक है, कौन नहीं आता है, पब्लिक हेल्थ आता है, सैनिटाइजेशन आता है, पब्लिक यूनिटी सर्विस आता है, पर मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, भाई मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो याद रखना है, मेंटेन पब्लिक ऑर्डर जो होता है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, बाकी हेल्थ हो, सैनिटाइजेशन हो, पब्लिक यूटिलिटी हो, टीचर ट्रेनिंग हो, ठीक है, लाइब्रेरी हो, ये सब किसके अंदर आता है, ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है। याद रखना है, रूरल, स्पोर्ट्स और मेंटेन इन पब्लिक ऑर्डर नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन फिर से आया हुआ है और ये बीपीएससी में आया हुआ है, देखो ये देख लो कब रिपीट है, 2016 में उत्तराखंड पीसीएस में आया, 2017 में बीपीएससी का में आया, ठीक है। तो देख लो वही सेम क्वेश्चन डिटो उठा के डाल दिया है, पब्लिक हेल्थ आता है, सैनिटाइजेशन आता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस आता है, मेंटेन इन पब्लिक ऑर्डर नहीं आता है, तो कौन कंसर्न नहीं है, तो मेंटेन इन पब्लिक ऑर्डर ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अमॉन्ग द पावर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो कौन सा पावर हमारे पंचायती राज को नहीं मिला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, तो ये पंचायत राज में आता है, ठीक है। लैंड से रिलेटेड जो भी होता है, लैंड रिफॉर्म हो गया, ठीक है, लैंड एलोकेशन हो गया, ये सब तुम्हारा पंचायत के अंदर आता है। बट जो जुडिशियल रिव्यू, भाई जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है और हाई कोर्ट करता है, जुडिशियल रिव्यू का पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही है, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ये सब तुम्हारा जो होता है ये सब कौन करता है, ये सब पंचायती में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय पंचायत न्याय पंचायत इन पंचायती राज सिस्टम हैज़ नो पावर टू अवॉर्डिंग द इम्प्रीजमेंट एक्सेप्ट इन स्टेट, सभी स्टेट में न्याय पंचायत को ये पावर नहीं है कि वो क्या करे, इम्प्रीजमेंट अलाउ करे। बिहार का जो आया था, बिहार पंचायती राज एक्ट आया था, उसके अंदर भी ये पावर नहीं है कि वो न्याय पंचायत जो है वो तुम्हारा क्या करे, किसी भी व्यक्ति को सेंटेंस दे जेल के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बिहार पंचायत राज्य 2006 था, कोई भी बेंच ऑफ विलेज कोर्ट जो है वो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट नहीं दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पार्ट 9 of the Constitution of India provide for the पंचायत and it's inserted in the Constitution under Amendment 1992, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट 9A of the Constitutions contain the municipalities, आर्टिकल O पे खत्म हुआ था, Q से लेके इन्वर्साइज 2 टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया हमारा, तो यही आंसर होगा, ठीक है। Q से नहीं है, आई थिंक Q से नहीं है, O से खत्म है, तो हमारा हाँ से Q, ठीक है, Q से ही है। बट याद रखना है 3 टाइप्स बताए थे, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल्स, स्मॉलर अर्बन एरियाज, लार्ज के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। इट 73rd को लेके, इट रिकॉग्नाइज्ड पंचायत एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ट्रू। इट रिकॉग्नाइज्ड अर्बन लोकल्स गवर्नमेंट एज द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इट रिकॉग्नाइज्ड अर्बन लोकल, अर्बन को नहीं किया था, 73rd जो है वो रूरल को किया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, हाँ
नेक्स्ट, द डिसीजंस टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पंचायत इलेक्शंस होगा, ये डिसीजन कौन लेगा? तो ये डिसीजन भाई स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो जो भी इलेक्शंस हो, मेंबर कितने होंगे, ये सब कौन डिसीजन लेता है पंचायत का? ये सब स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द डिसीजंस टू होल्ड द पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कौन लेती है? स्टेट गवर्नमेंट लेती है। स्टेट फाइनेंस, स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं मार देना, गवर्नमेंट डिसीजन का बात हो रहा है। डिसीजन कौन लेती है कि इलेक्शंस कब होगा, ये कौन डिसीजन लेता है? ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है। करवाना है ये कौन लेता है? तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन लेती है। ठीक है, बट स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेता है। द सिस्टम ऑफ पंचायत, पंचायत अभी हम लोग बताए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे, पंचायत जो है किसके अंदर आता है? स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। पंचायत राज स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। द सब्जेक्ट ऑफ पंचायत राज इज स्टेट लिस्ट। कहाँ पे आता है भाई? पंचायत राज स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कितना बार क्वेश्चन आया एक ही चीज। द सिस्टम ऑफ पंचायत राज मेंशन इन स्टेट लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायत राज इज इंक्लूडेड इन, देखो अगेन कितना बार आया भाई? स्टेट लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्शंस ऑफ टू पंचायत आर हेल्ड आफ्टर, हर 5 साल पे इलेक्शन होता है। कितना साल पे? हर 5 साल पे इलेक्शन होता है। ठीक है, इलेक्शन से प्रोविंशियल जो है ये 243 में आता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत जो होता है ई फॉर इलेक्शंस। ठीक है, ई फॉर इलेक्शंस नहीं, ई फॉर ईयर मानो। ठीक है, ईयर कि कितना साल तक पंचायत रहता है। ई फॉर ईयर, ईयर इन द सेंस, ईयर इन द सेंस क्या हो जाता है? ड्यूरेशन। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट आते हैं, which one of the following is not concerned with the पंचायत राज? स्टेट इलेक्शंस कमीशंस विल कंडक्ट पंचायत इलेक्शंस। ट्रू भाई, स्टेट इलेक्शन से कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन 74th भाई, पंचायत जो है ये 73rd में आता है, सबको पता है। ठीक है, 5 साल का टेन्योर होता है, फिक्स्ड है। फ्रेश इलेक्शन जो होता है वो 6 महीने के अंदर हो जाना है। ठीक है, तो ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ये कलर नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई हम लोग देखते देखते 44th क्वेश्चन नंबर पे आ गए। नेक्स्ट, आई थिंक आप लोग को मजा आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। द स्टेट टू इम्प्लीमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन बना था भाई? बताए थे राजस्थान, सॉरी सबसे पहला पंचायती राज को लाने वाला राजस्थान बना था। बट सबसे पहला स्टेट जो कि 73rd मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद जो पंचायत बना है वो सबसे पहले मध्य प्रदेश में बना है। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेट जो पंचायती राज को इंप्लीमेंट किया है आफ्टर द, जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायत को मिल गया तब अमेंड करने वाला सबसे पहला स्टेट मध्य प्रदेश बना है। बट जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था तब सबसे पहला जो इंप्लीमेंट किया था वो राजस्थान था और उसके बाद आंध्रा था। ठीक है, तो यहाँ पे फंसा सकता है, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश पीसीएस में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनल पंचायती डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? बार बार बताया है, जब पंचायत को इन्फोर्स में लाया गया था 24 अप्रैल 1993 में इन्फोर्स में लाया गया था, तब इसको हम लोग एज अ डे ऑफ हम लोग नेशनल पंचायती डे सेलिब्रेट करते हैं। 2010 से हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये कौन सा एग्जाम है? IPS। ठीक है, न्यू पंचायत राज बिल इनेक्टेड इन 1992 देयर आर सेवरल न्यू प्रोविजंस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। ठीक है, जो हमारा जो पंचायती सिस्टम पहले चलता था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होने के बाद जो पंचायती सिस्टम आया उसमें काफ़ी अंतर है, डिफरेंस है। ठीक है, विच वन इज नॉट वन? ठीक है, सम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, प्राइमरी एजुकेशन, सोशल फॉरेस्ट्री एमंग्स अदर। ये पहले भी था और बाद में भी है। ठीक है, इलेक्शंस बीइंग मेड अ मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट इज ऑन बिंग वैकेंट। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, इलेक्शंस होना चाहिए। स्टैच्यूटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत इज 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ। ठीक है, ये भी है। कौन नहीं है पूछ रहा है, सॉरी, डिफरेंट प्रोविजंस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेगुलर रिम्यूनरेशंस टू द पंचायत मेंबर सो टू इंश्योर द पंचुअलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है भाई कि पंचुअलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी चेक किया जाए पंचायती राज मेंबर का कि वो रेगुलर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको पढ़ के भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं द ऑफिस, ये जरूर छत्तीसगढ़ वाला होगा, नहीं है, क्या है क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, रिजर्वेशन इन द ऑफिस ऑफ प्रधान, प्रमुख एंड अध्यक्ष इन द पंचायत फॉर वुमेन इंक्लूडिंग SC ST OBC इज ब्राउट अबाउट अ डिस्टिंक्ट चार्ज इन देयर वर्किंग। वुमेन ऑफ द रूरल एरियाज वर डिमांडिंग देयर रिजर्वेशन, दिस रिजर्वेशन फॉर द लॉन्ग टाइम्स। अब देखो ये स्टेट का है आई थिंक, तो स्टेट रिलेटेड ही होगा ये। हाँ, तो ये यूपी रिलेटेड है, तो यूपी रिलेटेड वहाँ पे डिमांड वगैरह उठा होगा, तो यूपी का हम स्किप करते हैं। जो एकदम पर्टिकुलरली स्टेट स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन है तो वो हम थोड़ा स्किप करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग BPSC का तैयारी करेंगे तो BPSC से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। बट अदर स्टेट को लेकर उसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज घटना चक्र हम बेसिकली हमारे स्टेट PCS बिहार के लिए बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं
जो ऑल क्वेश्चन रहेगा जो कि प्रॉपर पंचायती राज से है उसको हम कवर करेंगे, बट जो स्पेसिफिक वहाँ का देखो हर स्टेट में अलग अलग, देखो पंचायती राज हर स्टेट में बना हुआ है, बट हर स्टेट में अकॉर्डिंग टू देयर जोग्राफिकल एरियाज और उनके विल स्टेट लेजिस्लेचर के बेसिस पे वहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे हम हर स्टेट को कवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम पर्टिकुलरली बिहार को लेके चीज़ें कवर कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। With reference to the reservation of seat for women in the पंचायती institutions, बात किए थे वुमेन का रिजर्वेशन सीट के लेके, ठीक है। इट प्रोवाइड द आर्टिकल 243 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू है, ठीक है। द रिजर्वेशन शैल सीज टू हैव द इफेक्ट ऑफ द एक्सपायरिंग ऑफ द पीरियड ऑफ दिस। देखो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, एक चीज़ हम बताते हैं, एक सेकेंड। देखो 240 बार 4 छूट रहा है, 243 जो है, डी फॉर क्या होता है, डी फॉर डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास मतलब रिजर्वेशन, ऐसे याद रख लो, डी फॉर डिप्रेस्ड क्लास मतलब रिजर्वेशन। तो 243 जो है ये डिप्रेस्ड क्लास यानी रिजर्वेशन का बात करता है, ठीक है। पंचायती राज में जो मेंबर हो, जो तुम्हारा चेयरमैन हो, उनकी रिजर्वेशन ऑफ सीट के बारे में बात करता है, चाहे वो SC हो, ST हो, वुमेन हो और OBC हो, उसके बारे में बात करता है 243 डी, ठीक है। आर्टिकल पहले ध्यान में हो गया आप लोग का, उसके बाद बात करते हैं। याद रखना है कि जो वुमेन का रिजर्वेशन है, ठीक है, वुमेन का जो रिजर्वेशन है उसमें कहीं पे भी ये बात नहीं स्पेसिफाई किया गया है कि एक टेन्योर दे दिया है, उस टेन्योर के एक्सपायरी के बाद क्या होगा, वुमेन का सीट क्या होगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। SC ST में है, SC और ST में जो रिजर्वेशन दिया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पंचायत में, वो हर साल तुम्हारा क्या होता है, हर साल नहीं मतलब हर स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या होता है, उसको एक्सटेंड करना पड़ता है। बट वुमेन का जो सीट का रिजर्वेशन है 1/3, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये एक्सपायर्ड नहीं होगा, तो ये चीज़ याद रख लेना। पर SC और ST का होता है बट वुमेन का नहीं होता, ठीक है। तो इसी के तहत हमारा जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाता है एंड फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन कवर होने वाला है। Under the which of the constitutional amendment 30% seat reserved in the village पंचायत has been reserved for the women। ठीक है, 30% नहीं है, 1/3 मतलब होता है 33.33% है, तो 33.33% है रिजर्वेशन, 30% तो नहीं है भाई, तो इसलिए इसको स्टार मार्क कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच रिजर्वेशन, और किस में दिया गया रिजर्वेशन, ये तो सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The reservation of seat for women in the panchayat has been provided by the constitutional amendment 73rd constitutional amendment, ठीक है। इन इंडिया सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन, वुमेन का रिजर्वेशन कहाँ कहाँ पे है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में है, स्टेट लेजिस्लेचर में है और अब लोकसभा में भी है भाई। पहले बताया, पहले तुम्हारा क्या था, सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज में था 1/3 सीट, बट अब स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में दे दिया गया है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106, आई थिंक 106 है, एक बार कंफर्म कर लेना, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो सीट है वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया है। पंचायत में भी, पंचायत में तो था ही, लोकसभा में भी किया गया और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में भी किया गया है, ठीक है। तो ये आंसर अभी तो अब वैलिड नहीं होगा क्योंकि चेंज हो गया है, बट ये 2013 के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज होगा। नेक्स्ट आते हैं, विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन गारंट 1/3 ऑफ द सीट रिजर्व फ्रॉम द, देखो रिजर्वेशन मतलब डिप्रेस्ड क्लास यानी 243 डी, सी फॉर कंपोजिशन, ठीक है, I फॉर इनकम टैक्स दैट्स मीन्स फाइनेंस कमीशंस, स्टेट फाइनेंस कमीशंस, ठीक है। एच फॉर भाई देख लो क्या है, H फॉर हो जाता है हमारा इम्पोजिंग टैक्स, ठीक है, पावर दिया गया पंचायत को कि वो टैक्स को भी इम्पोज करता है, ठीक है, ऐसे याद करो। H फॉर हेती, हेती एक देश है ना जहाँ पे तुम्हारा दिक्कत आया था जिसमें इंडियन को इवैक्यूएट किए थे, तो ऐसे करो, ठीक है, ऐसे याद रखो कि H फॉर हेती, हेती भेज देंगे नहीं तो टैक्स दे दो, ठीक है, हेती भेज देंगे, हेती देश भेज देंगे नहीं तो टैक्स पे कर दो, तो टैक्स रिलेटेड जो है वो 243H में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो डिप्रेस्ड क्लास डी, ठीक है। बी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का बात करता है तुम्हारा किसका, ठीक है। ए फॉर असेंबली यानी ग्राम सभा का बात करता है, ग्राम सभा का। सी फॉर कंपोजिशन, ठीक है, देख लो यहाँ पे मेंशन है, सी फॉर कंपोजिशन ऑफ पंचायत, बी डील फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पंचायत, ए डील फॉर ग्राम सभा एंड डी डील फॉर डिप्रेस्ड क्लास यानी रिजर्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है भाई,
कौन सा स्टेट है जहाँ पे 50% से ज़्यादा वुमेन का रिजर्वेशन दिया गया लोकल बॉडीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिहार तो है ही भाई, बिहार में जो रिजर्वेशन दिया गया वो 50% से ऊपर है। बाकी और कौन कौन सा एरिया है ये आप जाके गूगल सर्च करो, गूगल सर्च में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टेट है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट हैं भाई जिन्होंने 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है पंचायती राज में। तो ये जाके आप थोड़ा सा गूगल में जाके चेक करो, ठीक है, क्योंकि ये पुराना डेटा है तो आई डोंट रिलाई ऑन दिस फैक्ट कि ये सही है कि गलत है, इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, 50% रिजर्वेशन जो है पंचायती राज में बिहार में तो है ही है, तो 1 तो आपका होगा ही होगा, और 1 देखते ही आप मार दोगे डी, ठीक है। उत्तराखंड भी हो जाता है, मध्य प्रदेश भी हो जाता है, हिमाचल प्रदेश भी हो जाता है। तो याद रखना है, देखो ये 63rd बीपीएससी में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जाके एक बार गूगल सर्च करो कि 50% से रिजर्वेशन जो पंचायती में दिया गया है वो कौन कौन से स्टेट में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इस डेटा के अनुसार, ये अभी न्यू है तो इस डेटा के अनुसार हम लोग डेफिनेटली ध्यान में रखेंगे कि उत्तराखंड भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, हमारा ऊपर वाला बॉर्डर, और बिहार और मध्य प्रदेश में भी 50% रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायती राज इन यूपी। अब देखो ये यूपी का है, तो यूपी में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है तुम्हारा पंचायती राज में, तो ये है 1/3 ऑफ द टोटल सीट, मतलब 1/3 ही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना कि कहाँ पे तुम्हारा 50% दिया गया है, ठीक है। सब जगह तो 1/3 तो फिक्स ही है, बट कोई कोई स्टेट अपना ज़्यादा रिजर्वेशन दिया है। द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत इलेक्शन फॉर द शेड्यूल कास्ट शैल नॉट बी अप्लाई टू द स्टेट। तो बोल रहा है जो पंचायती राज का जो रिजर्वेशन ऑफ सीट है इन पंचायत इलेक्शन शेड्यूल कास्ट के लिए कहाँ पे नहीं, अरुणाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अरुणाचल प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है उसके लिए पंचायती राज में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, कास्ट पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में क्या है, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ पे लोग ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन द पंचायत एक्सटेंशंस टू द शेड्यूल एरिया एक्ट वाज पास्ड। तो ये 1996 में पास हुआ है। देखो कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे पंचायती राज जो है वो डायरेक्टली इम्पोज नहीं किया गया था अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत, ठीक है। तो ऐसे शेड्यूल एरिया, ठीक है, वहाँ पे पंचायती को एक्सटेंड करने के लिए पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट आया था, जो कि 1996 में लाया गया था, जो कि ऐसे एरियाज़ में लगाया गया था जहाँ पे लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, वल्नरेबल थे एंड बैकवर्ड क्लास के थे, ठीक है। 10 ऐसे एरियाज़ है, पेसा एक्ट जिसको हम कहते हैं, पेसा एक्ट, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट कहते हैं इसको, 1996 में लाया गया था। 10 ऐसे स्टेट है, याद रखना है आपको, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन पे लाया गया था, तो ये आया था बुराई कमेटी, ठीक है, बुरैया कमेटी। तो इंपॉर्टेंट है भाई, पेसा एक्ट जो है ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था, तो बुरैया कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। देखो इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो, बुरैया कमेटी के रिकमेंडेशन पे पेसा एक्ट को लाया गया था। पेसा एक्ट जो है टोटल 10 स्टेट में लगता है, कहाँ कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, तो हम अपने आजू बाजू वाला एरिया देखेंगे, तो बिहार आता है, बिहार नहीं आता है, ठीक है, बिहार में शेड्यूल पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल, ठीक है, तो झारखंड आदिवासी एरिया है, तो ट्राइबल यानी झारखंड में तुम्हारा शेड्यूल पेसा एक्ट है। मध्य प्रदेश में है सटा हुआ, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इधर तो ये आपको एरिया खुद ही पता होगा, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे तो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। वहाँ पे फिर याद रख लेना, साउथ में तुम्हारा तेलंगाना आंध्रा, ठीक है, तेलंगाना आंध्रा ये आ गया। ऊपर में हिमाचल प्रदेश आ जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। महाराष्ट्र देखो, ये हमारा मध्य प्रदेश, ये हमारा महाराष्ट्र, ये हमारा गुजरात, ये हमारा तेलंगाना, ये हमारा आंध्रा, ये हमारा छत्तीसगढ़, ये हमारा उड़ीसा, ये हमारा झारखंड, ठीक है, और ये हमारा आ जाता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और ये हमारा राजस्थान। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 एरिया है यहाँ पे तुम्हारा पेसा एक्ट को लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है। याद रखना है, जो 5th शेड्यूल आता है, 5th शेड्यूल में कौन कौन आते हैं, ये 6th शेड्यूल में आता है, ये सब जो 10 स्टेट है ये तुम्हारा किस में आता है, 5th शेड्यूल में आता है। तो 5th शेड्यूल वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे पेसा एक्ट के तहत पंचायती राज को लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बुरैया कमेटी, याद रख लेना। नेक्स्ट, which committee's report paved the way for the Panchayat Extensions Schedule Area Act, ensuring the tribal self-rule for the peoples living in the tribal? अशोक मेहता कमेटी नहीं, जीवी राव कमेटी नहीं, अभी बताए बुरैया कमेटी। क्या होगा आंसर, बुरैया कमेटी। देखो रीसेंट क्वेश्चन आया हुआ, याद रख लेना है, बुरैया कमेटी के रिकमेंडेशन पे तुम्हारा पेसा एक्ट को लाया गया। पेसा एक्ट किसके तहत लाया गया है, 1996 में, किसके तहत, बुरैया कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट, the government enacted the Panchayat extension to the Schedule Area Act 1996. Which one of the following is not identified as the object?
टू प्रोवाइड द सेल्फ लोकल गवर्नेंस, ये ऑब्जेक्ट है। रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट, देखो पेसा एक्ट लाने का मेन मकसद यही है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पर हम लोग अपना कानून ना थोपे, ताकि उनका जो भी कल्चरल आइडेंटिटीज़ है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ है, उसको प्रिजर्व किया जा सके, और साथ ही साथ पंचायती राज इंप्लीमेंट किया जाए अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उनका रहन सहन है उसके बेसिस पे, ताकि क्या हो, वो लोग भी डेवलप करें और साथ ही साथ उनका जो कल्चरल आइडेंटिटीज़ है वो भी क्या हो, लुप्त ना हो। ठीक है, ये मेन मकसद से पेसा एक्ट को लाया गया था। तो वो सेल्फ गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करता है। याद रखना है, पेसा एक्ट में जो ग्राम सभा होती है उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है। जो भी डिसीजन लिया जाता है उसमें ग्राम सभा का रिकमेंडेशन जाता ही जाता है। ग्राम सभा कौन होते हैं? वहाँ के लोकल मेंबर्स जो कि 18+ होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ये तो एम है, साथ ही साथ उनका ट्रेडिशनल राइट्स भी रिकॉग्नाइज हो, ये भी है। ठीक है, टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन, भाई ऑटोनॉमस रीजन के लिए नहीं है, एक होता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कितने हैं? तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में टोटल 30 मेंबर होते हैं, जिसमें 26 मेंबर जो होते हैं, 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, 26 मेंबर जो होते हैं ये वहाँ के लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जबकि 4 जो होते हैं ये गवर्नर क्या करता है? अपॉइंट करता है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में उनका ही पावर होता है, उनका ही कानून होता है, उनके ही अकॉर्डिंग वहाँ पे जो सिस्टम है वो रन करता है, उसको कहते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टू फ्री ट्राइबल पीपल्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन। डेफिनेटली पेसा एक्ट को इसलिए लाया गया था, नॉर्मल पंचायती को एक्सटेंड नहीं किया गया ताकि वहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉयट न कर सके। कई बार क्या होता है, अभी इस सिस्टम में क्या चल रहा है, जो हमारा विलेज पंचायत होता है उसमें फंड नहीं आता है, वो ठीक से वर्क नहीं कर पाते हैं, ब्लॉक जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेंस कर जाता है, उससे ऊपर जिला डोमिनेंस कर जाता है। तो इस तरीके के डोमिनेशंस को अवॉइड करने के लिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए पेसा एक्ट को लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द स्टेट पेसा एक्ट यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट नॉट इन्फोर्सेबल, कौन से एरिया में पेसा एक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है? तो आसाम, मेघालय और तमिलनाडु में पेसा एक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, आसाम, मेघालय और तमिलनाडु में तुम्हारा पेसा एक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखो भाई, ये तेलंगाना, राजस्थान और महाराष्ट्र वो वाला एरिया है जहाँ पे क्या है, पेसा एक्ट लगता है। बताए थे ना 10 एरिया है जहाँ पे पेसा एक्ट लगते हैं, तो राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र में लगता है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में भी लगता है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी लगता है। तो कहाँ पे नहीं लग रहा है? आसाम, मेघालय, तमिलनाडु में। अभी बताए थे 10 स्टेट है जहाँ पे पेसा एक्ट लगता है, जो कि 5th शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पेसा एक्ट को लेके क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्राम सभा? हम बताए थे ग्राम सभा का जो पावर है पेसा एक्ट के तहत वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा हैज़ द पावर टू स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ लैंड इन शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया में जो लैंड का हेरफेर होता है, ट्रांसफर होता है, उसको रोकने तक का पावर है तुम्हारे पास ग्राम सभा के पास, ये ट्रू है। ठीक है, तो बताए थे चाहे तुम्हारा क्या हो, जैसे शेड्यूल एरिया है वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई मिनरल्स मिल गया, उसका ऑक्शन कराना है, बोली लगवाना है, तो वहाँ पर ग्राम सभा का बहुत डोमिनेंट रोल होता है। ठीक है, ग्राम सभा हैज़ द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं छोटे मोटे, वो उन पे जो अधिकार है वो ग्राम सभा का है। रिकमेंडेशंस ऑफ द ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रांटिंग, प्रोटेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीजिंग्स एनी मिनरल्स इन द शेड्यूल एरिया। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस एंड माइनिंग लीज, ये नहीं है। माइनिंग लीज के लिए तुम्हारा क्या कहते हैं, वो ग्रांट नहीं करते। ठीक है, वो रिकमेंडेशन नहीं देते, बट यहाँ पे डिसीजन लेने का पावर भी ग्राम सभा के पास है तुम्हारा। ठीक है, तो इसी के तहत हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 1 and 2 आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द जिला पंचायत ऑफ शेड्यूल एरिया? तो जिला पंचायत ऑफ द शेड्यूल एरिया का क्या पावर है? टू प्लान माइनर वाटर बॉडीज। ठीक है, टू कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशंस इन ऑल सोशल सेक्टर, टू कंट्रोल ट्राइबल्स सब प्लान्स, टू एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ कन्फाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सभी जो पावर है जिला परिषद के पास होता है। जिला परिषद में कौन हेड होता है? भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वही देखता है। ठीक है, तो टू प्लान माइनर वाटर बॉडीज, ठीक है, वाटर बॉडीज को लेके कुछ करना है, या फिर इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना है सोशल सेक्टर में, या फिर ट्राइबल सब प्लान को कंट्रोल करना है, तो वो सब देखने का काम कौन करता है? जिला पंचायत करता है। ये भी स्टेट के रिकॉर्डिंग था तो वहाँ से अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? पर्सन ऑफ द टेरिटोरियल एरिया ऑफ पंचायत, नहीं। पर्सन स्पेसिफाइड बाय द नोटिफाइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, नहीं। पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल इन द पंचायत एरिया एट द विलेज लेवल, ये हो जाता है हमारा ग्राम सभा का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ग्राम सभा? तो इट हैज़ द पावर एंड फंक्शंस एट द विलेज लेवल लाइक द लेजिस्लेटिव
स्टेट लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। ट्रू, हम बताए थे ना ग्राम सभा जो होता है उसके पास वैसा ही पावर होता है जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है, तो ये ट्रू है। इट इज़ द पावर टू डिटरमाइन बाय द इट पावर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, आप ही बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ द विलेज असेंबली कॉन्स्टिट्यूट ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन द विलेज, तो ये भी ट्रू है भाई। तो हम बताए ना कि जो पंचायत रिगार्डिंग जो भी पावर होता है ना वो कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल नहीं करता है भाई, स्टेट करता है। कौन करता है, स्टेट करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखो अभी आप लोग कैसे रिवाइज किए तो फटफट क्वेश्चन क्या हो रहा है, बन रहा है, आप लोग से भी आई होप बन रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस, देखो छत्तीसगढ़ पीसीएस वाला ना क्वेश्चन थोड़ा सा अवॉइड करते हैं बिकॉज ना वहाँ का जो पंचायती सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ पीसीएस का, तो उसको स्किप करते हैं, बाकी सारे करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नॉट करेक्ट अबाउट द ग्राम सभा। 1/10 ऑफ द कोरम इज एसेंशियल फॉर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का मीटिंग करने के लिए 1/10 मेंबर, कोरम का मतलब क्या होता है, मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए उस मीटिंग में। भाई 1/10 मेंबर तो होता है बट किस में होता है भाई, पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में अगर व्यक्ति एक 1/10 भी नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या होता है, मीटिंग को क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी क्या है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया ना, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, कोरम का मतलब हम बता दिए, ये देखो छत्तीसगढ़ पीसीएस है, ये ज़्यादा स्टेट ओरिएंटेड रहता है इसलिए इसको हम रहने देते हैं। देखो छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993, तो हर स्टेट का अपना अलग अलग है, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट, who will presidize the meeting of the ग्राम सभा in the absence of सरपंच and अप सरपंच इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सरपंच और अप सरपंच अगर नहीं प्रेजेंट हैं तो ग्राम सभा को कौन प्रेसिडाइज करता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सेक्रेटरीट ऑफ ग्राम पंचायत, या फिर फॉर द पर्पस ऑफ ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्राम पंचायत इलेक्टेड बाय द मेंबर पंचायत प्रेजेंट इन द, ये तो कौन करता है भाई, फॉर दिस पर्पस पंचायत ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्राम पंचायत इलेक्टेड बाय द मेंबर प्रेजेंट इन द ग्राम सभा मीटिंग। देख लो भाई ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, वहाँ के अनुसार अगर पंच और सरपंच अगर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो ग्राम सभा का जो मीटिंग है उसको प्रेसिडाइज किया जाता है पंच के द्वारा, जो इलेक्टेड मेंबर के द्वारा चुन के आते हैं, हु इलेक्टेड बाय द मेंबर प्रेजेंट इन द ग्राम सभा मीटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर पंच और सरपंच प्रेजेंट नहीं है तो 5 पंच होते हैं ना, तो पंच जो होंगे, जो भी वहाँ पे ग्राम सभा में जो भी मेंबर आए हुए हैं वो जिस पंच को चुन लेंगे वही उस मीटिंग को क्या करेगा, प्रेसिडाइज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो ये राजस्थान स्पेसिफिक है, अब ये देखो थोड़ा थोड़ा ना स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, तो इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, हु प्रेसिडाइज ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा को कौन प्रेसिडाइज करता है भाई, ग्राम सभा में शेड्यूल टाइप मेंबर जो प्रेजेंट होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, वही तुम्हारा क्या करते हैं, प्रेसिडाइज करते हैं पेस एक्ट के तहत। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये क्या बात करता है, जनरेशन ऑफ ग्रेटफुल एम्प्लॉयमेंट। भाई एम्प्लॉयमेंट का कहाँ से बात आ गया, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द कैपेबिलिटी, क्या है भाई, एम्प्लॉयमेंट का बात कहाँ से आ गया। 73rd सबको पता है भाई, फाउंडेशन रखता है किसका, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कंट्री में। ठीक है, और 74th क्या करता है, म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, आगे बढ़ करते हैं। नेक्स्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इम्प्लीमेंटेड ऑन 24 अप्रैल 1993 में। दिस अमेंडमेंट विल इनकरेज इन राजस्थान। ठीक है, क्या करता है राजस्थान, क्या बोलो भाई, पूरा इंडिया में बोलो, सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम को एम्प्लॉयड करता है ये। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द थीम ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। भाई ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी कौन प्रोवाइड करता है, हमारा पंचायती राज सिस्टम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज सिस्टम को इनॉग्रेट किया था राजस्थान के नगौरा जिले में। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का बात करता है ये ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। पंचायती राज सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ट्रू, 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स विद बायो रिलेशंस। ये क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ट्रू, हायरार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं भाई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं। इसका हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। 3 टायर सिस्टम है विद बायो रिलेशन, तो ये हो जाएगा। हायरार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये देखो IAS वाला क्वेश्चन है। फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग, पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। ट्रू। ठीक है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, नहीं, पॉलिटिकल अकाउंट। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ट्रू। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन नॉट, फॉल्स। ठीक है, फाइनेंशियल, देखो फाइनेंस तो मोबिलाइज होता है स्टेट टू ये, पर मेन एम जो है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है पंचायती राज का वो ये नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव पूछे तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पीपल को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट वाले एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, साथ ही साथ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करें, ये मेन ऑब्जेक्टिव है।
ठीक है। नेक्स्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज ऑफ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये क्या करता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करता है, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम्स वाज एडॉप्टेड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स, डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, एडुकेट पीजेंट। जो पंचायती राज लाया गया था उसका मेन एम क्या था, तो मेन एम यही था कि पावर को क्या किया जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए, ताकि लोकल अथॉरिटीज, लोकल एरियाज का भी क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट टू द लोकल गवर्नमेंट, कौन से जो चीज़ है वो लोकल से एसोसिएटेड नहीं है, तो स्टेचुरी स्टेटस है, पार्टिसिपेटरी टू द लोकल कम्युनिटीज़ है, पावर टू राइज द फाइनेंस बाय टैक्सेशन है, ये पावर है उनको कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, सेंट्रल कंट्रोल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है पंचायत में सेंट्रल कंट्रोल नहीं है, जो भी कंट्रोल है स्टेट कंट्रोल है, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायत राज इज मेनली एम्ड, इसका मेन एम क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू विलेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम, तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट, 3 टायर सिस्टम है, ठीक है। एम्स टू सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस मिले विलेज को, डेफिनेटली, ठीक है। मेंबर ऑफ पंचायत आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जिला, तो ऑल आर ट्रूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा देख लेना, बीपीएससी में आया क्वेश्चन है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पंचायती राज का, 3 टायर सिस्टम है, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस मिले किसको, विलेजेस को, और साथ ही साथ जो मेंबर होंगे ऑफ पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेटिव इन द जिला परिषद, ठीक है। तो जिला परिषद में जो मेंबर्स होंगे वो पार्लियामेंट में जो बैठते हैं लोग उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंचायती राज इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है पंचायती राज को लेकर, वो हम देखेंगे। तो पंचायती राज सिस्टम हैज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन विलेज लाइफ थ्रू द एज, ठीक है, ये तो है भाई। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 15 अगस्त को आया है इफेक्ट में, बताइए, 24 अप्रैल बोले थे ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 3 टायर सिस्टम है, और ये जी जो है गुड्स से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज, तो पंचायती राज का मेन पर्पस क्या है, मेन एम क्या है, बार बार बोल रहे हैं, मेन एम क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, बट इसमें ऑप्शन कुछ और है, देख लेते हैं। टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये मेन एम है, नहीं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नहीं। टू इंक्रीज पीपल पॉलिटिकल अवेयरनेस, भाई पॉलिटिकल अवेयर नहीं। टू पीपल टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ताकि लोगों को क्या किया जा सके, पार्टिसिपेट किया जा सके अपने एरिया के विकास के लिए, ये मेन एम है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग पंचायती राज नीड फुल कॉपरेशन ऑफ लोकल पब्लिक, ठीक है। पंचायती राज कैसे काम करेगा अच्छा से, जब वहाँ पे लोकल लोगों का क्या होगा, सपोर्ट होगा, क्योंकि लोकल लेवल पे बना है ना, ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिक्स नहीं, ठीक है। पंचायती राज इन इंडिया, पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑल होगा, ठीक है। तो याद रखना है भाई, पंचायती राज जो है ना ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को दर्शाता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, जो लोकल लोग होते हैं वो आते हैं अपने एरिया का विकास के लिए, इसलिए इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल, पोस्ट 73rd यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले देयर हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग पावर सिस्टम एज अ होल, जुडिशियल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। पूछ रहा है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पोस्ट यानी बाद, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग पावर जो हुआ है वो डिसेंट्रलाइज्ड हुआ है, तो यस डिसीजन मेकिंग पावर हुआ है, सिस्टम एज होल हुआ है, तो सिस्टम एज होल हुआ है, पूरा सिस्टम ही तुम्हारा क्या हुआ, चेंज हुआ है। जुडिशियल पावर, बाई जुडिशियल पावर ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे एलिमिनेशन सबसे पहले तुम्हारा यही हो जा रहा है, जुडिशियल पावर का कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हुआ है, सिस्टम में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, डिसीजन मेकिंग पावर हुआ है, बट जुडिशियल पावर डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है। तो देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, ऐसे ही काट दो भाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जुडिशियल पावर डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का कौन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी होता है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब नहीं, ठीक है। कौन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, सॉरी, ऑटोनॉमी जो है ये डिसेंट्रलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। पीपल ऑफ पार्टिसिपेशन ये है, टू इंस्टॉल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग द लोकल कम्युनिटी, भाई नॉन कॉन्फिडेंस, लोकल कम्युनिटी में नॉन कॉन्फिडेंस को भरना,
क्या ये डिसेंट्रलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है? नहीं भाई, ये नहीं है। कॉन्फिडेंस बढ़ना लोकल कम्युनिटी में, ये डिसेंट्रलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। एम्पावर द लोकल कम्युनिटी, ये है। ठीक है, तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डेलीगेटिंग ऑफ अथॉरिटी टू मेक द डिसीजंस टू द लोएस्ट पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बहुत जो निचले स्तर पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको पावर देना ताकि वो डिसीजन ले सके। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस सेंट्रल यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी टू द रीजनल एंड द लोकल यूनिट्स। डिसेंट्रलाइजेशन मार्क एट द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशंस, मतलब उनको पावर दिया जा सके। दस द ऑटोनॉमी ऑफ द रीजन्स, लोकल यूनिट, पीपल पार्टिसिपेशन एंड द एम्पावरिंग ऑफ द लोकल कम्युनिटी जो है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? डिसेंट्रलाइजेशन का। तो याद रखना है डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो लोकल अथॉरिटी होते हैं, लोकल हायरार्कीज होते हैं, उनको पावर करना, उनको एम्पावर करना ताकि वो क्या कर सके, लोकल डेवलपमेंट एरिया में पार्टिसिपेट कर सके। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोनॉमी है, उनको क्या करना, आज़ाद देना, इंडिपेंडेंट करना ताकि वो डिसीजन ले सके। ठीक है, पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना। ठीक है, और साथ ही साथ लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ द रूरल मैटर इज नाउ डिक्रीज एट द लोकल लेवल। ठीक है, द रूरल लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रिजुनेटेड इन द, तो बहुत करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन का था नहीं। ठीक है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था लोकल मैटर में वो बहुत ज़्यादा था, बट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हुआ है, जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स का या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, वो काफ़ी हद तक क्या है, रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत क्वेश्चन है भाई, हम लोग 89 क्वेश्चन पे आ गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो अथॉरिटी ओवर लोकल बॉडीज। स्टेट गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी नहीं है ओवर द लोकल बॉडीज इन द रिलेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर। किस मैटर में स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है लोकल बॉडीज़ पे? तो सिटीजन्स कंप्लेंट, जो सिटीजन्स क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं, उस पर लोकल गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो याद रखना इकोनॉमिक मैटर में स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, लॉ मेकिंग में स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, मैटर्स रिलेटेड टू सर्विस मैन उसमें इन्वॉल्वमेंट है, बट सिटीजन जो कंप्लेन करते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी अथॉरिटी या इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द अर्बन लोकल बॉडीज़। अब यहाँ से आई थिंक अर्बन स्टार्ट हो गया क्या? स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट किस किस मैटर में अर्बन लोकल बॉडीज़ पे कंट्रोल जता सकती है? तो ये लेजिस्लेटिव मैटर हो या फिर फाइनेंशियल मैटर हो, पर्सनल मैटर हो। ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप ग्रेवलांस, इस पे नहीं कर सकती है, बाकी सभी मैटर पे कंट्रोल कर सकती है तुम्हारा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट एज अ पंचायती राज वाज द रिजल्ट सजेस्टेड बाय द विच लीजिटर। तो याद रखना है महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया था क्या हो, लोकल रूरल गवर्नमेंट हो, पंचायती राज का गठन हो। ये बात किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट आते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो इस चैप्टर में अराउंड 200 के करीब क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 100 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी क्वेश्चन हम लोग लेंगे बिकॉज वीडियो का लेंथ काफ़ी लॉन्ग हो गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द कमिटीज़ विच आर सेटअप इन द सेटअप बाय द नेशनल डेवलपमेंट कमिटीज़ इन 1957 फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ CDP। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी बैठा गया था। ठीक है, किसको रिकॉग्नाइज करने के लिए? CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को देखने के लिए कमेटी कौन बैठाया गया था? तो बताए थे बलवंत राय मेहता कमेटी बना था कब? 1957 में। अशोक मेहता कब बना था? 1977 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं महाराष्ट्र कमेटी, ये सब नहीं हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द कमिटीज़ विच आर रिकमेंडेड 3 टियर सिस्टम। किसने किया था? तो बताए थे आर्किटेक्चर किसको कहते हैं? बलवंत राय मेहता कमेटी को कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला रिकमेंडेशन इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट आते हैं विच काइंड्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम्स रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। तो याद रखना बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर सिस्टम कहा था। 2 टियर किसने कहा था? अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर सिस्टम कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू सेटअप पंचायती इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द बलवंत राय मेहता कमेटी। सो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे सबसे पहला स्टेट कौन बना था जिसने पंचायती राज को एस्टेब्लिश किया था? तो वो राजस्थान बना था। और याद रखना है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद सबसे पहला स्टेट कौन बना था? तो वो मध्य प्रदेश बना था। ठीक है, नेक्स्ट द चेयरमैन ऑफ द कमिटी सेटअप फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। ठीक है, तो पंचायती राज इंडिया रिकमेंड कौन किया था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी किया था। उसको चेयर कौन किए थे? बलवंत राय मेहता कमेटी किए थे। नेक्स्ट आते हैं द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो कंट्री में किस कमिटी का जो रिकमेंडेशन था इंट्रोड्यूस इन द हेडेड, उसको कौन हेड किया था भाई? उसको बलवंत राय मेहता कमेटी था। उसको चेयर कौन किया था? बलवंत राय।
नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेशन 3 टीयर सिस्टम, बलवंत राय मेहता कमेटी। देखो हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी कब आया था 1985 में। एलन सिंघवी कमेटी कब आया था, एलन सिंघवी कमेटी कब आया था 1986 में। ठीक है, ये देखो ये डेटा थोड़ा सा याद रखे ना, हम ध्यान से उतर गया मेरा, नहीं तो बता देते। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है ये 1953 में आया था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया था। तो याद रखना है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया था। एक्सटर्नल नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है ये 1953 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, मैचिंग करने बोल रहा है। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टीयर सिस्टम का बात किया था, जबकि 2 टीयर सिस्टम अशोक मेहता कमेटी ने बात किया था। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एलन सिंघवी कमेटी का बात करेंगे। तो एलन सिंघवी कमेटी जो है इन्होंने इम्प्रूवमेंट इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स का बारे में बात किया गया था। तो इम्प्रूवमेंट इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स जो है ये GVK राव कमेटी बताए थे। GVK राव कमेटी किस चीज़ के लिए लाया गया था, तो GVK राव कमेटी लाया गया था बेसिकली किस चीज़ के लिए, जो हमारा पॉवर्टी डिविजन प्रोग्राम चल रहा था उसको देखने के लिए लाया गया था। जबकि एलन सिंघवी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का बात किया था किसको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारा 100 क्वेश्चन कवर हो चुका है। ठीक है, हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम के आर्किटेक्ट जो है वो हम लोग किसको मानते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी को मानते हैं, मतलब बलवंत राय मेहता जी को मानते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही पंचायती का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था। सो इस वीडियो में इतना ही। टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग ने कवर किया है, साथ ही साथ क्विक रिकैप किया है हम लोग ने पंचायती राज और साथ ही साथ म्यूनसिपैलिटीज़ का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर्स को कवर कर देंगे, जिसमें से हमारा पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ दोनों चैप्टर को कवर हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम घटना चक्र का ऐसे ही सीरीज को क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक्स यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।